हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक्चुअली यहाँ पे ना बैंकिंग के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर इतना इनजस्टिस हो रहा है, इतना अन्याय हो रहा है, लेकिन क्या है ना, कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। आप देखो यूपीपीएससी में क्या हुआ है, नॉर्मलाइजेशन की वजह से पूरे जो स्टूडेंट्स हैं रास्ते पे उतर गए हैं। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई आप रास्ते पे उतर जाओ, एटलीस्ट कुछ ना कुछ आपका प्रोटेस्ट जताना ज़रूरी है। आप ट्विटर पे कीजिए, फेसबुक पे कीजिए, लिंक्डइन कीजिए, कहीं ना कहीं बोलिए। अदरवाइज़ ये सारे जो इनजस्टिसेस है वो होते रहेंगे और फिर हम अगर कुछ करेंगे नहीं तो फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम होती जाएगी और इसका जो इम्पैक्ट है वो आप पे होगा। तो चलो क्या क्या है यहाँ पे, मैं क्या बताना चाहता हूँ, हम देखेंगे कि ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन है कि जो पहले आईबीपीएस के थ्रू रिक्रूटमेंट होता था, लेकिन अभी क्या है, अभी उन्होंने रिक्रूटमेंट करना स्टॉप कर दिया है, वो अलग कर रहे हैं। और जो ये जो बैंक्स है यहाँ पे आप लोगों में देख रहे, उन्होंने भी मतलब नाम के लिए वो आता है आईबीपीएस के नोटिफिकेशन, वो नॉट रिपोर्टेड एनआरएनआर कहते हैं। और बहुत सालों से आप ही लिखिए कि ये पर्टिकुलर बैंक ने कितने सालों से रिक्रूटमेंट नहीं किया है। और अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने तो नया रास्ता निकाल लिया है, वो अलग अलग रिक्रूटमेंट करेंगे। तो पहले जैसे था, पहले क्या था, जब मैं बैंकिंग का प्रिपरेशन एग्जाम देता था उस टाइम पे ये सारे ऑर्गेनाइजेशन का अलग रिक्रूटमेंट आता था और हमें अलग अलग फॉर्म भरना पड़ता था। लेकिन आईबीपीएस का एस्टेब्लिशमेंट इसीलिए हुआ क्योंकि स्टूडेंट्स को ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्म ना भरना पड़े, एक ही एग्जाम और उसके थ्रू रिक्रूटमेंट हो जाए, पैसे भी बच जाएंगे और ये कन्वीनियंस भी हो जाएगा। लेकिन ये सारे ऑर्गेनाइजेशन फिर उसी रास्ते पे जा रहे, सारे ऑर्गेनाइजेशन इंडिपेंडेंटली अलग अलग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है इस साल का आईबीपीएस का जो नोटिफिकेशन है वो है यहाँ पे। एक्चुअली ये इनिशियली 2000 था, बाद में 1500 किया है। आप देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा नॉट रिपोर्टेड, बैंक ऑफ महाराष्ट्र नॉट रिपोर्टेड, इंडियन बैंक नॉट रिपोर्टेड, यूको बैंक नॉट रिपोर्टेड, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नॉट रिपोर्टेड। आप मुझे बताइए कितने सालों से ये नहीं कर रहे, करेक्ट। और इनको क्वेश्चन करने वाला कोई नहीं। मैंने तो एक बार वीडियो बनाया था कि भाई बैंक ऑफ बड़ौदा को प्राइवेट कर दो। ये सार्केस्टिकली कहा था कि भाई अगर आप पब्लिक सेक्टर बैंक हो, अगर आपको रिक्रूटमेंट करना ही नहीं तो भाई आप प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, बाकी स्टूडेंट्स को क्या जाता है, करेक्ट। जो ऑफिसर होंगे भाई उनको लग रहा होगा आप ऐसे कैसे बोल रहे, तो आप समझिए उसके पीछे का मतलब भावना क्या थी, मेरी इमोशंस क्या थे, करेक्ट। और बैंक ऑफ बड़ौदा अलग अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बाहर से बहुत रिक्रूटमेंट करते हैं। आप देखिए पिछले 5 साल में 5000 लोग इन्होंने रिक्रूट किए होंगे, नॉट थ्रू आईबीपीएस रूट, ठीक है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी बाहर से करता है, बाहर से करता है मतलब नॉट थ्रू आईबीपीएस, करेक्ट। उसके बाद अभी इंडियन बैंक ने, उसके बाद यूनियन बैंक ने, एसबीआई भी कर रहा है, अभी आई थिंक पंजाब एंड सिंध बैंक का भी आएगा, सीबीओ, करेक्ट। वो मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई। लेकिन अगर ऐसे होता जाएगा तो फिर बचेगा क्या। ऑलरेडी कम बैंक्स बची है, उसमें ये 11 बैंक है और उसमें भी अगर 5 बैंक रिक्रूट नहीं करेंगी तो अल्टीमेटली लॉस्ट कैंडिडेट का होने वाला है। अभी देखिए, ये है 2015 का आईबीपीएस का नोटिफिकेशन। मैं यहाँ पे बताता हूँ, ये जो ब्लू वाला है ना, ब्लू वाला मार्क किया है, वो बैंक तो भाई मर्ज हो गई। जैसे इलाहाबाद बैंक है, आंध्रा बैंक है, भारतीय महिला बैंक है। आप में से कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा कि भाई ऐसी कोई बैंक थी, भारतीय महिला बैंक की, जो एसबीआई में मर्ज हो गई। कॉरपोरेशन बैंक है, देना बैंक है, बहुत अच्छे है ये। कॉरपोरेशन बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सिंडिकेट बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, बहुत अच्छी है बैंक्स थी। इनका नेटवर्क मुझे याद है। कॉरपोरेशन बैंक का बड़े बड़े सिटी में, पॉश एरिया में ब्रांचेस हुआ करती थी, रूरल एरिया में उनका प्रेजेंस बहुत कम था। बहुत अच्छी बैंक थी। और इलाहाबाद में बैंक में तो मैंने खुद काम किया है। अभी ये जो रेड वाला है, ये तो अभी है, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसका, लेकिन ये रिक्रूटमेंट अभी नहीं कर रही है। तो अभी बचा क्या, अब ये ग्रीन वाली जो है, ये ईसीजीसी। देखो आप, ईसीजीसी का अलग सा रिक्रूटमेंट आता है, पहले आईबीपीएस के थ्रू ही था। एग्जिम बैंक का भी आईबीपीएस के थ्रू था और आईडीबीआई का भी आईबीपीएस के थ्रू था। और बच्चों का, जब मुझे याद है क्योंकि मैं उस टाइम से लोगों को गाइड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले लोग रखते थे एग्जिम बैंक को, करेक्ट। नंबर 2 पे आता था आईडीबीआई क्योंकि इसकी सैलरी ज़्यादा है। नंबर 3 पे आता था ईसीजीसी। ये 3 पहले ऑर्गेनाइजेशन आते थे क्योंकि ये नॉन बैंक है, ये बैंक थोड़ी है, यहाँ पे डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं है। तो आप मुझे बताइए, आपको क्या लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन ने आईबीपीएस से बाहर जाने का डिसीजन क्यों लिया होगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए कि ऐसा हो रहा है कि अभी आईबीपीएस के थ्रू उनको अच्छे कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे हैं, क्या रीज़न हो सकता है। और अब ये जो बैंक्स है जो मैंने रेड में मार्क की है, वो भी अलग तरीके से रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। और अगर ऐसे होगा तो फिर आगे जाके आईबीपीएस के थ्रू जो कॉमन रिक्रूटमेंट होता है उसमें बचा क्या फिर, ठीक है। तो ये कंसर्न है, अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, देखो इस भुगतना आपको ही पड़ेगा। यहाँ पे हमें आवाज़ उठाना पड़ेगा। अभी इतने स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते हैं कि सर मैंने फॉर्म भरा था भाई, मुझे
1000 किलोमीटर दूर, 1500 किलोमीटर दूर एग्ज़ाम सेंटर दिया है, तो कैसे मैनेज करें? करें, एग्ज़ाम फॉर्म फिलते वक्त तो वो करते वक्त देते हैं वो सेंटर, लेकिन इतने दूर दूर दिया है। लड़कियां हैं जो इतनी दूर जा नहीं सकती। करें, उसके बाद यहाँ पे कीबोर्ड अच्छा नहीं होता है, एक दिन में 2-2 3-3 एग्ज़ाम्स होती हैं, फिर वो पैसे वापस भी नहीं करते और कोई कोर्ट में केस भी नहीं करता। करेक्ट, और ये इनकी मनमानी चलती रहेगी, हमें बस ये सहन करना पड़ेगा। अभी मेरे साइड से आपको लग रहा होगा कि भाई आप तो ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, करेक्ट, आप समझ लो भाई मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो मोनेटाइज नहीं है, मैं यूट्यूब मोनेटाइजेशन से एक भी रुपये नहीं कमाता हूँ। और सिर्फ इतना नहीं, मैं तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर से जाके मिला हूँ, मैडम से जाके बात किया है, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट उनसे जाके बात किया, 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात किया। जब वो कोविड का था उस टाइम मैंने कहा भाई टाइम बढ़ा दो, ये करो वो करो, बहुत चीज़ों के लिए हमने ये बात की है। लेकिन क्या स्टूडेंट के साइड से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, स्टूडेंट को कुछ लेना देना नहीं। आप देखो ये एसएससी के स्टूडेंट जो है, महाराष्ट्र में भी एमपीएससी वाले स्टूडेंट इतने एग्रेसिव है, पता है, एग्जाम की डेट चेंज कराते हैं, वैकेंसी चेंज कराते हैं, पैटर्न चेंज कराते हैं, सिलेबस चेंज कराते हैं, जो और बोलते कम वैकेंसी है तो बोलते और बढ़ाओ, 10 एमपीज को एमएलएस को जाके मिलेंगे, और वो भी चाहता है। लेकिन हमारे बैंकिंग के एस्पिरेंट्स बहुत आराम से है, आप कुछ भी करो, कैसे भी नॉर्मलाइजेशन करो, कितना भी करो, हमें कुछ लेना देना नहीं। एटलीस्ट इतना तो कर सकते भाई, मैं इतना वीडियो बना रहा हूँ, आप एटलीस्ट जाके किसी से मिलिए, ट्विटर पे लिखिए, करेक्ट, फेसबुक पे लिखिए, कुछ ना कुछ करेंगे तो देखा जाएगा। अदरवाइज फिर नहीं करेंगे तो फिर चलता रहेगा, फिर हमें क्या। ठीक है, ये है यहाँ पे। और अगर आप सिडबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको कुछ इसके बारे में स्टडी गाइड अगर देखना है तो कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और इसके बारे में आपको क्या लगता है, धीरे धीरे देखो ये नुकसान आप ही को होने वाला है। आप ही को 10 जगह पे फॉर्म भरना पड़ेगा, नॉर्मलाइजेशन का भुगतना पड़ेगा, एग्ज़ाम सेंटर दूर दूर जाना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक दिन पे 2-4 एग्ज़ाम, फिर कीबोर्ड भी अच्छा नहीं, करेक्ट, ऐसी सारी प्रॉब्लम्स है, इसका आवाज़ उठाना पड़ेगा। आगे जाके देखते हैं, जैसे मैं अलग अलग एमपी से एमएलए से जाके मिलता हूँ, देखते हैं क्या। देखो हमें एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे, अदरवाइज घर पे बैठ के फिर चलो चलते रहो टाइम पास, करेक्ट, उसका काफ़ी लॉस आपको होगा। एटलीस्ट अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं, और जैसे लोगों का सपोर्ट मिलेगा ट्विटर पे या फेसबुक पे या लिंक्डइन पे, तो हम आगे इसकी ग्रेविटी और भी बढ़ाएंगे। देखते हैं कोई पॉलिटिशियन से मिल सकते हैं क्या, मिनिस्टर से मिल सकते हैं। देखो हमें ट्राई करना पड़ेगा, आगे होगा नहीं होगा वो बात है, लेकिन अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो भी कुछ नहीं होगा, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।